Hey guys, I'm Angel Rajput, and today we are going to start chapter number 4, Tribals, Dikus, and the Vision of a Golden Age of Class 8. I hope that you will like it, and I'm going to give line by line explanation from English to Hindi along with the solutions. So, without wasting much time, let's get started. So, chapter number 4, Tribals, Dikus, and the Vision of a Golden Age. ये सिर्फ कोई एक सिंपल सा चैप्टर नहीं है, बल्कि एक कहानी है उन लोगों की जिन लोगों को दिकूज यानी आउटसाइडर्स के अंडर जो अपनी लाइफ थी उसको स्पेंड करना पड़ रहा था। जैसे ट्राइबल्स की बात करें तो अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन इसको देना होगा तो हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट फ्रॉम कास्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स। कोई भी ग्रुप जो कैसा है, जंगलों में तो वो रहता ही है लेकिन वो कास्ट सिस्टम से अलग है, उसको हम बोलते हैं ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं, जैसे गौंड्स आते हैं, खौंड्स आते हैं, फिर उसके बाद मुंडा ट्राइब है, संतल्स, ओराउन, ना जाने कितनी सारी ट्राइब्स आती हैं। और इसका मतलब ये है कि जब हमारी सोसाइटी को अलग अलग कास्ट्स में बांटा जा रहा था तो ट्राइब का जो एक ग्रुप था वो सामने निकल के आया था और उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी तरह से मत बनाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हम अपनी एक बनाना चाहते हैं, ग्रुप या क्लैन बनाना चाहते हैं, वो आपसे अलग हो। हालांकि फिर उन लोगों को अपनी मर्जी से अपना कास्ट, अपना ट्राइब चूज़ करने का मौका भी दिया गया था। ट्राइब्स हो गया ये। अब दिकूज होते हैं आउटसाइडर्स। दिकूज मीन्स आउटसाइडर्स। दिकूज का मीनिंग सिर्फ सिंपल ये नहीं होता कि आउटसाइडर्स हो गए। दिकूज मतलब कोई भी ब्रिटिशर्स की बात करें, ज़मींदार्स की बात करें, मनी लैंडर्स की बात करें, हिंदू लैंडलॉर्ड्स की बात करें, कोई भी आउटसाइडर बाहर वाला जब ट्राइबल्स की, जो कि आदिवासी भी जिनको आप बोल सकते हो, उनकी लाइफ में या उनके रहन सहन के तरीके में जब दखल अंदाजी करता था तो उसे हम बोलते थे दिगूज। एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज का मतलब है कि वो टाइम जब जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ में कोई दिकूज नहीं थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी और उनकी लाइफ एकदम स्मूथली चल रही थी जैसे कि वो पहले चला करती थी दिकूज के बिना, ताकि वो अपनी जो जंगल हैं उनका पूरा रिसोर्स को यूज़ कर सके, उन्हें बचा सके और बहुत सारी ना जाने ऐसी कितनी कितनी चीज़ें थी। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस बुक में एक पेज में दिया हुआ है एक आदमी के बारे में जिसका नाम है बिरसा। तो बिरसा जो थे ये एक आदमी थे, मैन नेम्ड बिरसा was seen roaming along the forests, was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है वो एक गांव है झारखंड में और उसको देखा गया था कि वो रोम कर रहा था। ही वॉज जस्ट रोमिंग देयर हियर एंड देयर। तो जब उसको देखा गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स। लोगों को लगता था कि वो ग्रेन्स हैं हमारे, उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है। उसके बाद हमारे जो डिजीजेस हमें जिन्होंने घेर रखा है उनसे भी हमें बचा सकता है। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। अब जादुई शक्तियाँ सिंपल ये वो बोलते थे उसको। वो फिर उसके बाद जब लोगों ने उसको बोलना स्टार्ट किया कि आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं, बिरसा जो था उसने अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं भगवान हूँ और मुझे भगवान ने आप लोगों को दिकू से बचाने के लिए भेजा हुआ है। और उसके बाद हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने उसको भगवान मानना भी शुरू कर दिया। हम लोग जनरली सुपरस्टिशियस होते हैं, हम लोग अंधविश्वासी होते हैं बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम लोग ऐसे आज टाइम पे हैं जो हैं ऐसे, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था। अब जैसे उसने बोला तो लोगों को लगा ये असलियत में भगवान ही है। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडा। तो मुंडा जो है ये एक ट्राइबल ग्रुप है और बिरसा का जन्म एक सिंपल से मुंडा ट्राइब में हुआ था, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर में रहा करता था उस वक्त। लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे उसमें बहुत सारे अदर रीजन भी, मतलब अलग अलग रीजन के लोग थे, जैसे कि संतल्स और ओराउंस। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दैट वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। अलग अलग तरीक़ों से वो परेशान थे ब्रिटिशर्स के दबाव के, क्योंकि वो उनको कंप्रेस करने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं, जैसे कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जितने भी लोग थे उनको वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो उनकी ट्रेड में हेल्प करें, लेकिन अब तो वो नवाब बन चुकी हैं तो वो चाहती थे कि हर इंसान उनकी बात माने, विच वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल।
their family ways of life seem to be disappearing। अब जैसे अगर आपको कोई अपने दबाव में ला रहा है तो श्योर है ना कि आप लोगों का जो ज़िंदगी जीने का तरीका है या सलीका है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राइबल्स के साथ भी हो रहा था, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल रहा था, उनको धर्म परिवर्तन करने में मजबूर कर दिया जा रहा था। धर्म परिवर्तन क्या होता है कि दे वर फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप्स। अभी कुछ मुंडा थे, कुछ संतल्स थे, कुछ अराउंड्स थे, कुछ खोंड्स थे, कुछ डोंगिरा ट्राइब से थे, कुछ गडीज थे, कुछ थे, मतलब हर एक की अपनी अपनी ट्राइब थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जैसे स्पेंड होता जा रहा था वैसे वैसे उनको बोलते थे क्रिश्चियन मिशनरीज कि आप लोग अपनी ट्राइब को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपना लो, जिसको हम हिंदी में ईसाई बोलते हैं। वट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट। अब कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स थी जिनको बिरसा ने हल किया, वो कौन आउटसाइडर थे जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिकूज हैं कौन हैं, फिर उसके बाद ट्राइबल पीपल का क्या हाल हो रहा था ब्रिटिशर्स के अंडर, और इन क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर। हमने पिछले साल भी पढ़ा था ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। क्या पढ़ा था आपने कि वो अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनके अंडर कैसे रह रही हैं। फॉर एग्जांपल अशोका के अंडर कैसे रह रही हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर कैसे रह रही हैं। तो इस साल हम पढ़ेंगे कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर कैसी थी, उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही थी। Most tribes had customs and rituals that were very different from those who had laid down by Brahmanas। So जो ब्राह्मणास के द्वारा हमारा जो सोसाइटी सिस्टम है वो कैसा एक एरो की तरह है। लेकिन अगर हम ट्राइबल्स के सोसाइटी सिस्टम की बात करते हैं तो उनका सोसाइटी सिस्टम एक बहुत ऐसा सोसाइटी सिस्टम था जिसमें ज़्यादातर इक्वालिटी ही थी। लेकिन बात करते हैं अगर इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस की, तो ये तो जनरली सी बात है कि अगर आप किसी सोसाइटी में एक समाज में रह रहे हो, इट इज़ प्रीटी श्योर that in that society the differences will be there। now there are lot of people, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सोसाइटी के साथ अच्छी बनती है, अच्छी बना के रखते हैं वो अपनी सोसाइटी के साथ। कुछ होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता अपनी सोसाइटी के साथ, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ये श्योरली बात है कि लोग उनसे ही ज़्यादा प्यार करेंगे जो लोगों से प्यार करता है। फिर है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो इकोनॉमिक की सीधी सी बात है, अगर भले ही आप ये बात बोलते हो कि जितनी भी यहाँ पे एक वर्ड आया किनशिप, तो किनशिप व्हाट डू यू सिंपली मीन बाय किनशिप, ये है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है समानता, इट मीन्स इक्वालिटी, समानता और इक्वालिटी, ये इसका जो मीनिंग है समानता। मतलब कि अगर कोई चीज़ क्लैन में किसी भी इंसान की है तो वो पूरी क्लैन की, पूरा ग्रुप है लोगों का उसकी भी होगी। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो ट्राइब्स में नहीं होते। हालांकि उनका जो सोसाइटी सिस्टम जैसे हम छूत करते हैं वैसा कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। अब जो ट्राइबल ग्रुप से ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे थे। हमने तो ये बात पढ़ ली कि बिरसा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे, डिकूज ऐसे थे, उनकी गोल्डन एज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि डिकूज के आने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। लेट्स स्टार्टेड। तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो जीते कैसे थे वो। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। वो बहुत सारे काम किया करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सम वर झूम कल्टिवेटर्स, कुछ झूम कल्टिवेशन किया करते थे। झूम कल्टिवेशन का एक और मीनिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। मतलब शिफ्टिंग है तो सिंपल सी बात है, पता तो चल ही गया होगा शिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है। सिंपल बताएं, एक जगह ये है, देखिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, या फिर ये 3 जगहें, हम बहुत सारी जगहें ले सकते हैं ऐसी छोटी छोटी। क्या होता था जैसे ये 4 जगहें, एक दिन उन्होंने यहाँ पे रहना होता था, फिर यहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते थे, फिर यहाँ से शायद यहीं वापस आ जाएं, यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो मतलब वो ऐसे इसी तरीके से ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे थे और यही थी उनकी शिफ्टिंग लिविंग भी थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी उनके साथ साथ ही चल रही थी। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। तो अब झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो वो होती कैसे थी, उसके बाद हम रीड करते हैं कि वो क्या थी। देखिए सबसे पहले तो ये एक कोई फील्ड है, सबसे पहले उसके बाद ये भी कोई एक फील्ड है, ऐसी होती है ना हमारी फील्ड। एंड क्या कर रहे थे वो लोग, अब ये बात है सोचने वाली। देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया। जब उन्होंने यहाँ पे अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया या कुछ भी किया, उन्होंने काट दी, अपनी फसल की कटाई कर दी, फिर वो क्या करते थे, इस जगह को छोड़ के
इस इलाके में जाके अपनी जो कल्टीवेशन थी उसको बढ़ावा देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, चलिए पढ़ते हैं। दिस वॉज, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री ड्रॉप्स टू अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो क्या किया करते थे, कैनोपी को काटा करते थे। अभी जैसे कोई ट्री होता है वो ऐसा ही होता है, अब यहाँ पे सन है, अब वो क्या करते थे, इस शेल्टर को, इस कैनोपी को जो एक शेल्टर बनाती है। अब जंगल में तो बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है, वो क्या करते थे, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ लगते थे उनको तो काट देते थे, उनको उन्होंने क्या करना होता था, काट देना होता था। फिर वो क्या करते थे, इस कैनोपी को काट के, ताकि सनलाइट यहाँ भी पहुँचे, अपनी क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो कर लिया करते थे। और उसके बाद जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो उनके लीव्स के साथ क्या करते थे, वो उनको कर देते थे बर्न, यानी कि जला देते थे, वो उनको जला दिया करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, उसमें जो पोटाश होता है, हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो ऐश होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है जो हमारी सॉइल के लिए अच्छा होता है। हमने देखा होगा बहुत बार हमारे पेरेंट्स काऊ डंग डालते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी फील्ड्स में डालते हैं, स्पेशली जो लोग गांव में ही रहते हैं। तो क्या है पोटाश, तो पोटाश किस में प्रेजेंट होता है, ऐश में प्रेजेंट होता है। और ये जो पोटाश होता है इसी की मदद से वो लोग क्या करते थे, इसको जलाने के मतलब अपने लीव्स को जलाने के बाद फिर वो पोटाश को जो उनकी फील्ड थी उस पर स्प्रेड कर देते थे। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो स्प्रेड करते थे तो उनको एक मौका मिल जाया करता था, एक नेचुरल मैनुअर का भी, उनकी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि वो फिर उनकी सॉइल ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत फर्टाइल हो जाया करती थी। दे यूज्ड द एक्स टू कट ट्रीज एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल। अब एक्स होती है कुल्हाड़ी, आप सभी ने देखी होगी, देखिए इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है एक्स का, यही होती है ना एक्स, तो मैंने थोड़ी छोटी बना दी, बहुत बड़ी होती है ऐसे। फिर है हो, यानी कि हल, जो गांव में रहते हैं उनको स्पेशली पता होगा कि हल क्या होती है, तो स्क्रैच द सॉइल, मिट्टी को खुरेदने के लिए। हालांकि वो उसके ऊपर पूरी प्रॉपर या पर्टिकुलरली प्लोइंग नहीं करते थे जैसे हम करते हैं, हम पूरा हल जोतते हैं पूरी फील्ड में, वो थोड़ा ही करते थे और फिर ब्रॉडकास्ट करते थे इस चीज़ को। अब कैसे होती थी ब्रॉडकास्टिंग, ये पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया ये एक फील्ड है और हमारी फील्ड होती है इस तरीके की, हम भी ऐसी फील्ड बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब वेजिटेशन या फ्लावर ग्रो करना होता है, ऐसे रोज़ में डिवाइड करके 1 या 2 3 4 जैसे भी सीजन में लगाने होते हैं वहाँ लगा देते हैं और सो करते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इन लोगों की, दीज आर वी पीपल, ठीक है, ये कौन है, हम लोग हैं, ये हैं ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स कैसे करते थे, ट्राइबल्स का कुछ नहीं होता था, बस एक अगर फ्लावर्स भी ग्रो करने हो, वेजिटेबल्स भी ग्रो करनी हो, जस्ट दिस स्प्रेड लाइक दिस, मतलब छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बस इसी तरीके से अपने जो लीव्स हैं इनको स्कैटर कर देते थे और हम पूरी फील्ड को फ्लो करते हैं, वो बस ऐसे किया जैसे अपनी अनइवन से मोशन में वो कर देते थे। तो यही उनका तरीका था ज़िंदगी जीने का, जैसे कि बताया उनका कोई पर्टिकुलर वे नहीं था। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। जब एक बार उनकी क्रॉप हार्वेस्ट हो गई वो दूसरी फील्ड में चले गए, जैसे कि मैंने पहले बताया। A field that had been cultivated once was left fallow for several years. अभी fallow की definition यहाँ पे दी हुई है, a field left uncultivated for a while so that the soil recovers fertility. अभी soil कैसे recover करेगी fertility, अगर उसको time दिया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की बहुत बार fertility इतनी कम होती है soil में, हम crops उगाए जाते हैं और उसको time नहीं देते recover होने के लिए, हालांकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करते थे, एक बार हार्वेस्ट हुई तो वो दूसरे पैच ऑफ लैंड में चले जाते थे, क्योंकि तो वो जंगल में रहते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा जगह हुआ करती थी। So, shifting cultivators were found in the hilly and foresty tracts of North East and Central Asia. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है ये, इनकी कल्टिवेशंस कहाँ पे हुआ करती थी। नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज सेंट्रल एशिया इज़ द आंसर। तो कहाँ पे होते थे ये, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है, इतनी खास बारिश नहीं होती, या स्नोफॉल या कुछ इस टाइप में होता है। द लाइव्स ऑफ स्नोफॉल नहीं होती वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सर्टन रीजन्स हैं। तो इसलिए वो करते थे कि बारिश भी मतलब इतना उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो थोड़ी आसानी से कर पाएँ। तो जो इन लोगों की ज़िंदगी थी वो किस पे डिपेंड रहती थी, फ्री मूवमेंट पे। एक जगह से दूसरी जगह गए, खाना खाया, हंटिंग गैदरिंग झूम कल्टिवेशन करा, अपना एक जगह रहन बसेरा बनाया, अगले दिन क्या किया, वहीं खाना खुना खा के आधे साल तक, जब तक उनकी क्रॉप हार्वेस्ट होती है तब तक वहाँ पे रहे और कुछ टाइम के बाद वहाँ से चले गए।
दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिसाइज झूम कल्टिवेशन। अब यही तरीका था जिससे वो अपनी झूम कल्टिवेशन अर्थात शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते थे। नेक्स्ट सिस्टम फॉर हंटर्स एंड गैदरर्स। अब हंटर्स एंड गैदरर्स क्या हो गए? शिकारी और उनको इकट्ठा करने वाले, मतलब मार के इकट्ठा करने वाले। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce। बहुत सारे रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रहा करते थे? एनिमल्स को मार के और जो उनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस थी उसको जमा कर लिया करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट द कॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो वो ज़्यादातर तो फॉरेस्ट को एज अपने जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे, क्योंकि हमें पता है अभी हमारा घर है तो हम किस में रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। और हालांकि इनकी सोसाइटी, इनका समाज, इनका जंगल ही था। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या मानते थे जंगलों को। कम्युनिटी देन इज द नेक्स्ट द कॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो वो वहीं पे रहा करते थे। अभी हम उड़ीसा के जंगलों की बात करते हैं तो उड़ीसा के जो जंगल थे वहीं पे कौन से रहते थे? दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव वंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स। तो वो ज़्यादातर कलेक्टिव वंट्स यानी कि एक ग्रुप में वो अपनी हंटिंग को किया करते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सील्स ऑफ सल एंड महुआ। ये किस्म के फ्लावर्स हैं सल एंड महुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम रिकवर कर देते हैं ऊपर जाके। देखिए सल और महुआ की डेफिनेशन भी मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। सल एक ट्री होता है और महुआ एक फ्लावर होता है। तो सल एक ट्री आपने देखा होगा और महुआ एक फ्लावर है, ये हमने नहीं देखा होगा शायद। तो महुआ जो होता है ये एक फ्लावर होता है जिससे या तो वाइन या शराब बनती है या फिर तो उसको हम डायरेक्टली खा भी सकते हैं, लेकिन इससे ऑयल बनाया करते थे। दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पजेज। तो वो मेडिकल पर्पजेज के लिए मीन टू से कि अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए। अब दवाइयाँ तो वो बनाएंगे क्योंकि वो इंसान है, इंसान तो बीमार पड़ेगा ही, तो वो दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। या फिर तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच दिया करते थे लोकल मार्केट्स में जाके, या फिर तो लोकल वीवर्स और जो ये होते थे कि ये इनके पास आते थे और उसके बाद वो उनसे कुसुम और पलाश फ्लॉस लेके जाते थे, क्योंकि उनको अपना डाई करना होता था, कलर करना होता था। आप जाते हो ना डाई वाली शॉप में, कोई दुपट्टा फेड हो गया या वाइट दुपट्टे को या लाइट दुपट्टे को कलर करवाने के लिए दे यूज सम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक डाइस। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक वाले वो जो बनाते हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं। आप खेलते हो ना होली, बोलते हैं ऑर्गेनिक कलर्स को यूज़ कीजिए, उससे स्किन खराब नहीं होगी, स्किन इरिटेशन नहीं होगा। जैसे ही ये जो लेदर वाले लेदर मेकर्स या फिर वीवर्स होते थे यही इनके पास आते थे। अभी पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड क्या है? डोंगिरा कंथा वुमेन इन उड़ीसा पेनाडस लीव्स टेक होम पेनाडस लीव्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स। यहाँ पे वो क्या लेके जा रहे हैं? होम पेनाडस लीव्स, मतलब एक किस्म के पत्ते हैं जिनसे वो प्लेट्स बना के उसमें खाना खाएंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे। यहाँ से समझ आ रही है, यहाँ पे एक डॉग है, दिस इज अ डॉग ही लग रहा है, हिना लग रहा है, कुछ भी है, ये उनके पीछे पीछे जा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिकेशन भी करा करते थे। तो नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर गेन्स। अब ये निशान है कि भाई वो तो अपनी सब्जियां उगाते थे या फिर तो वो कुछ फ्लावर्स उगाते थे, या जैसे पलाश फ्लावर्स, कुसुम फ्लावर्स या कुछ भी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि वो ग्रेन्स कैसे लेते थे? अब ग्रेन्स कैसे लेते थे? देखिए सिंपल सी बात है, अभी जीवन यापन करने के लिए पैसा ज़रूरी है, और जो बहुत सारे लोग जो कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं वो लोग कहीं जाके काम करते थे, या फिर तो जो वो बेचते थे उनको जो पैसा मिलता था उसे चेंज कर लेते थे, या फिर तो अपनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच दिया करते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स, हाँ ये बता दिया मैंने। सम ऑफ देम डिड और जॉब्स इन द विलेजेस लाइक कैरिंग लोड्स। अब कुछ जो होते थे वो बहुत अजीब सी जॉब्स करते थे, मतलब जो उनको नहीं करनी चाहिए होती थी। विलेजेस में काम करना, भारी सामान उठाना, रोड्स बनाना, फिर उसके बाद लेबर मतलब कि फील्ड, बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं या बड़े बड़े जो पीजेंट्स हैं उनकी फील्ड्स में काम करना, या फिर फार्मर्स की फील्ड्स में काम करना। अगर कभी फॉरेस्ट की सप्लाईज कम हो जाती थी तो फिर उनको आगे पीछे काम की तलाश में घूमना पड़ता था। But many of them, like the Begas of central India, were reluctant to do work for others. The Begas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Bega to become a laborer. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बात करें अगर एक ग्रुप की जो था बेगा सेंट्रल इंडिया में जो रहा करते थे। रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। रिलुक्टेंट का मतलब क्या? रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था, शायद आपको पता होगा। तो रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग।
फिर वो क्या करते थे, इट वॉज, उनको लग रहा था कि उनकी डिग्निटी, उनके आत्मस्वाभिमान के, उनकी जो इज्जत है उसके ये खिलाफ है। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में ही होते हैं। अब आप क्या बैम्बू को उगा सकते हो घर में? कैन यू ग्रो बैम्बू एट होम? बांस तो थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा उगा सकते हो जितना आपको एक घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत बांस चाहिए। क्या आप उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। बहुत सारी प्रोडक्शंस होती हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में होती हैं, जो कि लोकल मार्केट्स में आपको नहीं मिलेंगी, आपको फॉरेस्ट से लानी पड़ती हैं। अब चीड़ का पेड़ है तो वो आप अपने बाजार में जाके उगाओगे? नहीं, उन्हें उगा सकते हो। दैट इज़ अ पाइन ट्री, जिसको हम अपनी भाषा में चीड़ का पेड़ बोलते हैं। या फिर बात करते हो किसी और चीज़ की, क्या आप उसको उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। तो वो कहाँ पे होंगे? फॉरेस्ट में होंगे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। अभी कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए। सोचो, अगर आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिएगा कि अगर दुकानदार जो हैं, दैट इज़ अ शॉपकीपर्स, अगर वो सामान ही नहीं रखेंगे तो क्या आप वहाँ से खरीद पाओगे? अगर जो मेन फैक्ट्रीज हैं वो सामान बनाएंगी और उसके बाद जो मिडिल मैन, जो उसमें फ़ायदा नुकसान वाला जो बीच में उनको देते हैं या लेते हैं, वो नहीं होंगे तो क्या आप सामान खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो यहीं पे इन्होंने बात बोली है। तो क्या होता था कि ट्रेडर्स और जो मनी लैंडर्स थे, पैसा जो उनको लोन में देते थे या कुछ भी करते थे, वो क्या करते थे, उनसे फिर फ़ायदे नुकसान की बातें चला लिया करते थे। और उनकी डिपेंडेंस भी, जो ट्राइबल्स थे उन पर डिपेंड रहते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेस। तो जो ट्रेडर्स होते थे ये क्या करते थे, सेल, जो मतलब जिन चीज़ों को बेचना होता था वो लेते थे और उसके बाद उनको हाई प्राइजेस में बेच दिया करते थे। इनकी जो टेक्निक चल रही है यहाँ पे, ये कौन सी टेक्निक है? चैप्टर 2 की टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? मर्चेंटाइल टेक्निक। कौन सी टेक्निक है हमारी? मर्चेंटाइल टेक्निक, मतलब कि सस्ते दामों के खरीदना और महंगे दामों में बेच देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंटाइल टेक्निक। दैट इज़ द, मतलब एक वे है ये ट्रेड करने का। सो फॉर द ट्राइबल, अभी वो क्या करते थे, लोन तो उन्होंने दे दिया। अगर आपको कोई बिना इंटरेस्ट के लोन देता है, बैंक में भी जाओगे, किसी भी बैंक में जाओगे, 6%, होम लोन्स के लिए 6% लगेगा, 7% लगेगा, बाकियों के लिए 13, 14, 11 जितना भी लगेगा। लेकिन लगेगा तो सही, वैसे ही ये इंटरेस्ट उनको इतना हाई लगता था कि अब तो जो ट्राइबल्स थे उनको लगने लगा था कि जो कॉमर्स है, मतलब जो उनका इकोनॉमिक है, जो उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो बाजारी तौर पर की जाती हैं, पैसों के रूप में की जाती हैं, यही मुख्य कारण है इनकी गरीबी का। दैट इज डेब्ट एंड पॉवर्टी। They therefore came to see the money lender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. Misery मतलब कि उनकी दुखी हालत का, उनके मिजरेबल कंडीशंस का, बुरी हालतों का जो कारण है वो कौन है? मनी लैंडर्स। आज भी हम देखते हैं ट्रेडर्स, और इनकी वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं इन द स्टेट्स लाइक बिहार, इन द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। तो क्या हो रहा है वहाँ पे क्या करते हैं मनी लैंडर्स? पहले अच्छे से बातें करके बहला फुसला के फार्मर्स को या फिर जो हमारे छोटे छोटे पीजेंट्स होते हैं उनको तो वो पैसा दे देते हैं, लेकिन जब बाद में उनको बोलते हैं कि ब्याज के दौर पर अपना पैसा चुका, तो उनको इतना इंटरेस्ट लगा देते हैं और बोलते हैं कि अपनी ज़मीन जायदाद हमारे नाम करो। तो जब वो करते हैं तो फिर उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं अपना पेट पालने के लिए, एंड देन उनको मजबूरन सुसाइड करना पड़ता है या फिर तो आत्महत्या करनी पड़ती है। कितनी सारी न्यूज़ आती है हमारी जो न्यूज़ चैनल्स में। यानी सम हर्डिड एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स को हर्ड किया करते थे, मतलब कि उनको चराया करते थे। बहुत सारे, आपने भी, हमारे जम्मू कश्मीर में मैं रहती हूँ तो जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि वहाँ पे बकरवाल्स हैं, गुज्जर्स हैं। जो लोग पंजाब में रह रहे हैं वहाँ उनको वन गुज्जर्स दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में लबादीज दिख रहे हैं, कुल्लू मनाली में गदीज दिख रहे हैं। बहुत सारे हमारे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कि झारखंड में जो रह रहे हैं उनको ट्राइबल्स दिख रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। मुंडा ट्राइब जहाँ पे जिनको दिख रही है वो तो अलग अलग काम करें, दे आर नॉट डूइंग द सेम। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर सम हर्डिड एनिमल्स वाले में, तो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। बहुत सारे थे जो एनिमल्स को चराया करते थे। कुछ पैट्रोलिस्ट थे जो उनको खाना खिलाया करते थे या कुछ भी करते थे, शीप को करते थे। एंड ऑल दीज थिंग्स दे डिड, दे मूव टू अनदर एरिया। एक बार क्या है, अगर एक जगह पे घास थी, ठीक है, सिंपली एक जगह पे घास थी, क्या हुआ, वो घास खत्म हो गई, फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करके वहाँ पे जहाँ अच्छी सी घास मिलेगी दूसरी स्टेट में वहाँ चले जाएंगे। आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी, जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गुज्जर्स एंड बकरवाल्स रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। वो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले वो श्रीनगर में थे। जब वहाँ पे थोड़ी गर्मी, जब वहाँ पे समर सीजन चलता है वो श्रीनगर में होते हैं। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी आती है वो जम्मू में आ जाते हैं। तो ये क्या रीजंस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूटेबल
बहुत फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, वहाँ पे ग्रास ख़त्म यानी घास ख़त्म हो चुका था, घास ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो ख़राब हो गया क्योंकि उसमें जो फॉग यानी कोहरा बढ़ गया था। ये सभी कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। अब वन गुज्जर्स की बात करें, वन गुज्जर्स मतलब वन मतलब जंगल, गुज्जर्स मतलब बकरवाल जिनको भी आप बोल सकते हो। लबादीज जो थे आंध्र प्रदेश के, वो कैटल हर्डर्स थे। गदीज कुल्लू मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, आपने पढ़े होंगे ट्राइबल्स में, गदीज ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज कुल्लू मनाली। वो शेफर्ड्स थे यानी कि भेड़ें चराया करते थे, चरवाहा थे। और जो बकरवाल से कश्मीर के, वो जो बकरियां यानी गोट्स होती हैं उनको चराया करते थे। तो इनके बारे में हम अपने अगले साल जो हिस्ट्री की बुक आएगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये था पेज नंबर 41। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे गाइस पिक्चर ऊपर एक दी हुई है, दैट इज़ अ पिक्चर। ये यहाँ पे अलग अलग इन्होंने ट्राइबल्स की लोकेशन बताई है, जैसे कि ये देखिए जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूँगी अच्छे से, हिमाचल प्रदेश में ये देखिए वन गुज्जर्स, यहाँ पे गदीज हैं, वन गुज्जर्स हैं, यहाँ पे बंजारे हैं। आपने पढ़ा होगा राजस्थान में बंजारे होते हैं। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ सेटल्ड कल्टीवेशन किया करते थे। अगर हम बात करते हैं ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल्स कैसे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। लेकिन अब ट्राइबल्स कैसे बन गए, वो एक सेटल्ड कल्टीवेशन। पहले मैं बता देती हूँ कैसे हुआ करती थी। ऐसे एक टाइम पे यहाँ कल्टीवेशन किया, अगले टाइम यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन अब क्या कर रहे थे वो लोग, एक जगह पे ही जो भी करते थे वो एक जगह पे यानी यहीं पे इसी एरिया में वो अगर रहेंगे तो यहीं पे ही कल्टीवेशन को करेंगे। तो कल्टीवेटिंग थे, तो वो पहले एक साल कहीं आधा साल कहीं ऐसे करते थे। अब क्या कर रहे थे कि वो क्या करते थे, एक साल एक फील्ड में किया, दूसरे साल दूसरे में, फिर वापस वहीं चले गए, या एक साल हर ईयर एक ही फील्ड में किया काम। ऐसा करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय। फिर उन्होंने प्लो का यूज़ करना, मतलब पहले तो वो करते थे लेकिन हल का इस्तेमाल, लेकिन अच्छे से प्लो नहीं करते थे। अब उन्होंने अच्छे से हल जोतना शुरू कर दिया। अब उनको धीरे धीरे राइट्स भी मिलने लगे थे ताकि वो उस जगह पे रह सकें। बहुत सारे केसेस में जो मुंडा से छोटा नागपुर के, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर का जो ये होल था एज अ होल, कि भाई जितना भी हमारा मटेरियल है, जितना भी सामान है, वो हम सारों का है, हम एक में डिवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, जिन्होंने इसे बनाया था, वो जो हमारा जो वो एक क्लैन था, वो शायद सभी का एक पूर्वज था या फिर डिसेंडेंट था, या हम जो भी बात करते हैं तो वो था, तो एंसेस्टर्स था। तो अब ये सक्सेसर्स थे। तो अब क्या हो रहा था कि इन सभी का ही वो उन पे राइट बन रहा था। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर। तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी एक पर्टिकुलर लोगों की जो थी, उनकी होती थी, वो थे चीफ्स और अदर फॉलोअर्स। ठीक है, चीफ्स मतलब मुखिया, राजा जिसको हम बोल सकते हैं उनका, एंड फॉलोअर्स मतलब उनको फॉलो करने वाले। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग। आज भी हम देखते हैं कोई भी इंसान है, उसके पास अपनी फील्ड है, बहुत पैसा है, वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों को अपनी फील्ड में काम करने के लिए लगाता है। वैसे ही वहाँ तब भी हो रहा था। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इन्होंने जब ट्राइबल ग्रुप्स को देखा कि भाई जैसे गॉन्ड्स हैं, संतल्स हैं, ये अब सिविलाइज्ड बन गए हैं आज, जैसे कि जो कि हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स नहीं है, और उनको लगता था कि ये वाइल्ड यानी जंगली गवार हैं, इनको सिविलाइज्ड बनाने की, इनको सज्जल बनाने की, अच्छे तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करने की अच्छी सी चाह इनको नहीं है। तो उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया था। अब उनको इनमें थोड़ी बहुत खोट लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि इनको बदलने की ज़रूरत है। अब पिक्चर यहाँ साइड में कुछ दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, लंबी सी पिक्चर है बहुत। अ लॉग हाउस बीइंग बिल्ड इन अ विलेज ऑफ निशी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बता देती हूँ, निशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, निशी ट्राइब इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और इंटायर विलेज हेल्प्स इन हर्स। यहाँ पे ये लॉग्स यानी लकड़ी की मदद से ही अपने झोंपड़े बनाया करते थे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो एंड होप यू विल लाइक इट। अगर आपको ये मेरी वीडियो, दिस इज़ बेसिकली माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जो रोज़ मैं अपनी अलग अलग डेज पे वीडियोस बनाती हूँ वो आपको रोज़ मिल जाएं। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, ताकि मैं एक मोटिवेशन के साथ और वीडियोस बना सकूँ। एंड इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ टेल मी दैट हाउ वाज इट, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।